Hello, students. Greetings to you all, the Center of Political Science. Today, we are going to discuss a very important chapter of Political Science, class 10th. Chapter's name is Gender, Religion, and Caste. For convenience in studying, this chapter has been divided or categorized into 20 subheadings. We will try to elaborate the meaning of each and every subheadings in some detail to understand all concepts contained in this chapter. First subheading is gender division. जेंडर डिवीजन हमारी सोसाइटी जेंडर के बेसिस पे डिवाइडेड है। जेंडर को हम बायोलॉजी टर्म्स में एक पर्टिकुलर टर्म आती है वहां पे सेक्स, उससे डिनोट करते हैं। देखो, लाइफ साइंस एंड सोशल साइंस, हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की। जब हम बात करते हैं लाइफ साइंस की, बायोलॉजी की, वहां पर हम होमोसेपियंस, जो कि साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है मानव का, होमोसेपियंस, सेपियंस यहां पे स्पीसीज है। तो इस स्पीसीज में हम जनरली बोलते हैं कि जो ह्यूमन है वो टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मीन्स कि एक रूप को, एक फॉर्म को हम मेल या पुरुष बोलते हैं और दूसरे फॉर्म को हम स्त्री और फीमेल बोलते हैं। बट सोशल साइंस में हम जो पर्टिकुलर वहां पे टर्म मेंशन कर रहे हैं सेक्स, ये मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, तो यहां पर हम टर्म सेक्स को यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम टर्म यूज कर रहे हैं जेंडर। जेंडर का मतलब है हिंदी में लिंग, कि मेल है या फीमेल है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हमारा समाज जेंडर के बेसिस पे डिवाइडेड है। बायोलॉजी में जब हम ह्यूमन को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि ये मेल कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी है, तो वहां पर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करते हैं। जब हम इस डिवीजन की बात कर रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। और टू फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। बट जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं, सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो जेंडर डिवीजन है, ये जेंडर डिवीजन स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं है। ये स्टीरियोटाइप्स, जो पुरानी सोच, जो रूढ़िवादिता जो ह्यूमन के माइंड में है, उसके मस्तिष्क में है, उसके रिगार्डिंग है। यहां पर बात की जा रही है एक्सपेक्टेशंस। जनरली हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बॉयज चिल्ड्रन से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इन कंपैरिजन टू फीमेल चिल्ड्रन और गर्ल्स। ये एक सोच चली आ रही है, इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, उन रीजन्स पे हम नहीं जाएंगे। बट जो फर्स्ट सब हेडिंग है वो कह रहा है जेंडर डिवीजन। अगर हम 2 to 3 डिकेड्स बैक जाके ये देखें कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी जेंडर के बेसिस पे, तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमने देखी, जहां पर मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ज्यादा अहमियत दी जा रही है फीमेल के कंपैरिजन में या स्त्री के कंपैरिजन में या गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट सब हेडिंग यही कह रहा है, इट इज द फॉर्म ऑफ हाई इरार्किकल। जो जेंडर डिवीजन है, एक फॉर्म है हाई इरार्किकल सोशल डिवीजन का। यहां पर एक पर्टिकुलर टर्म आ रहा, हाई इरार्किकल। हाई इरार्किकल यहां पर रैंकिंग शो कर रहा है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में।
इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहे तो हम ये समझ सकते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस में सबसे छोटा रैंक क्या है? कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उससे बड़ी पोस्ट सब इंस्पेक्टर, उससे बड़ी एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद एसपी। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम छोटे लेवल से कहां जा रहे हैं? ऊपर, अपर लेवल पे। अगर अपर से हम नीचे की साइड आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो रैंकिंग है, इसी रैंकिंग को क्या बोला जा रहा है? हायरार्की। तो यहाँ पे जो जेंडर डिवीजन है, ये भी एक सोशल हायरार्किकल डिवीजन को शो कर रहा है कि जो मेल है उसको हायर रैंक दिया गया है इन कंपैरिजन टू फीमेल। और ये किसी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। जो ये डिवीजन है, ये डिवीजन किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सपेक्टेशंस कि पेरेंट्स की, सोसाइटी की किससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और दूसरा स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़ धारणा, जो पुरानी सोच है, ठीक है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, फैक्ट नहीं है, ठीक है, वो सोच चली आ रही है। और ये हमने देखा भी हमारी सोसाइटी पेरेंट में अगर हम बात करें तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को हम देखते हैं, मेनली नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा है। सेकेंड सब हेडिंग आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर कट ये बोलता है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट नहीं दी जा रही। यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, भेदभाव हो रहा है। किसके बेसिस पे? सेक्स के बेसिस पे। यानी मेल को इन कंपैरिजन फीमेल, अगर फीमेल के कंपैरिजन में हम बात करें तो सेम वर्क के लिए मेल को हम ज्यादा पे कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड होम इज आइदर डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली। अब घर का जितना भी काम है वो सारे वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किस पे डाल दी? फीमेल पे। और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्प। चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प ली जा रही है सर्वेंट्स की, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी सोसाइटी में एक अवधारणा, एक स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी बनी हुई है कि घर का जो सारा काम होगा, घर का जो मैनेजमेंट होगा, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डोमेस्टिक वर्क की, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे फीमेल। फीमेल के कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड सब हेडिंग यहाँ पर है फेमिनिस्ट एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिस्ट को हम स्त्रीवादी बोलते हैं, यानी वो समान अधिकारों की बात कर रहा है, इक्वल राइट्स की बात कर रहा है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं है कि वो स्त्री को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कंपैरिजन टू मेल, वो दोनों के लिए समानता की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है। दोज हु बिलीव इन इक्वल राइट्स टू बोथ मैन एंड वुमेन आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा, बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों के लिए इक्वल राइट्स की बात कर रहा। वुमेन स्टार्टेड मूवमेंट टू गेट पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। जो ये मूवमेंट जिसको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, इनमें जो लीडर्स थे मेनली वो वुमेन थी, और मेनली वो किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा था? पॉलिटिकल राइट्स के लिए और इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इस मूवमेंट को क्या बोला गया? फेमिनिस्ट मूवमेंट। फोर्थ सब हेडिंग जो है वो है एजुकेशन। एरियाज वेयर वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। ऐसे कौन कौन से एरिया है सोसाइटी में जहां पर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है? फर्स्ट यहां पर आता है एजुकेशन। The literacy rate among women is only 65.75% compared to 86% among men, because parents prefer to spend their resources on boys' education rather than spending them on their daughters too. ठीक है, अगर हम पिछले 2-3 दशक की बात करते हैं, 2 to 3 डिकेड्स हम बैक देखते हैं, तो जनरली पेरेंट्स का जो रुझान होता था, झुकाव होता था, वो बेटे के ऊपर होता था, ताकि वो जो अपने रिसोर्सेज हैं वो मेनली वो किसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं? अपने बॉयज चिल्ड्रन पे इन कंपैरिजन टू फीमेल। यानी यहां पर वो बॉय एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि गर्ल्स एजुकेशन को। अल्टीमेटली जिसके ऊपर रिसोर्स स्पेंड होंगे उनका लिटरेसी रेट दूसरे के कंपैरिजन में हायर होगा। नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ जो हमारी सब हेडिंग है, एरियाज वेयर वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। एक तो एजुकेशन सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, लिटरेसी रेट में जो डिफरेंस आ रहा है। तो दूसरा है यहाँ पे हाई पोस्ट, जो हायर पोस्ट है, ठीक है। अगर हम सभी डिपार्टमेंट्स की देखें, जो हायर पोस्ट है उनमें जनरली उन पोस्ट पर जनरली आपको कौन से ऑफिसर मिलेंगे? मेल। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। नेक्स्ट इसमें जो आ रहा है इक्वल वेजेज, ये पहले हमने बात की है। द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट प्रोवाइडेड। देखो गवर्नमेंट ने
इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट पास किया हुआ कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट का प्रावधान इसमें है। फिर भी इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क, कि ये जो लॉ है, एक्ट है, ये कह रहा है इक्वल वर्क के लिए इक्वल हमें पे करना चाहिए। बट इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स वुमेन आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू द एग्जैक्टली सेम वर्क। सेम वर्क, नेचर ऑफ वर्क सेम है, आवर ऑफ जो ड्यूरेशन है वर्क का वो सेम है, बट पेमेंट यहां पर डिफर कर रही है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स भी जनरली किसको प्रेफर कर रहे हैं? मेल चाइल्ड को। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेनली नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेरेंट्स प्रेफर टू हैव ए बॉय एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न, कि लड़की के पैदा होने से पहले उसको क्या कर दिया जाता है? एबॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ भी पेरेंट्स की एक स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी है जो बॉयज के रिगार्डिंग उसको प्रेफरेंस दे रही है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है पॉलिटिकल फील्ड। पॉलिटिकल फील्ड में हम देखते हैं कि हमारे कितने एमएलए, कितने एमपी वुमेन हैं। ठीक है, मेनली सभी जो एमएलए एमपी जनरली हैं बहुत बड़े लेवल पे मेल प्रोपोर्शन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। इन इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव has been low. Example, the percentage of women members in Lok Sabha has never reached 10% of its total strength. लोक सभा में 543 टोटल एमपी की सीट हैं, उसका 10% भी जो वुमेन है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाई अभी तक। देयर शेयर इन स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। स्टेट असेंबली में उससे भी बुरा हाल है। ठीक है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन डिमांडिंग 1/3 ऑफ सीट्स इन लोक सभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। A bill with their proposal have been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consensus over this among all political party. देखो, कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले हम पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है, इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया 33% रिजर्वेशन के लिए, बट उस बिल को कानून में अभी तक चेंज नहीं किया जा सका है। ठीक है, द बिल हैज नॉट बीन पास्ड इन लोकल बॉडीज। 1/3 ऑफ द सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन आफ्टर सो मेनी फेयर रिक्वेस्ट। जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं, ठीक है, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, म्यूनिसिपैलिटी के हैं, पंचायत के हैं, ठीक है, विलेजेज में, यहाँ पे 33% जो 1/3 है, 33% सीट्स यहाँ पर वुमेन के लिए रिजर्व है लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये एक अचीवमेंट है। वुमेन ऑल्सो फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। जो वर्किंग प्लेस है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हरासमेंट है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है, चाहे वो फिजिकल हरासमेंट है, ठीक है, हरासमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन है और वायलेंस वे फेस करते हैं। नेक्स्ट जो सब हेडिंग हमारी आ रही है इसमें, 5th सब हेडिंग है रिलीजियस डिफरेंसेज आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिकल फील्ड। जो रिलीजियस डिफरेंसेज है, देखो इंडिया अपने आप में एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट कर रहा है, और गवर्नमेंट एक्टिविटी में रिलीजियस इंटरफेरेंस टॉलरेबल नहीं है, और रिलीजियस एक्टिविटी में गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेज में इंटरफेरेंस अलाउड है गवर्नमेंट का। और आइडिया ऑफ गांधी जी अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। 5th सब हेडिंग इज रिलीजियस डिफरेंसेज आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिकल फील्ड। जो रिलीजियस डिफरेंसेज है वो हमें देखने को मिलते हैं जब इलेक्शन होते हैं। ठीक है, रिलीजियस ग्राउंड पे हम वोट लेने की कोशिश करते हैं। और आइडिया ऑफ गांधी जी अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग गांधी जी का क्या आइडिया था, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ये कहा करते थे कि जो रिलीजन है, धर्म है, उसको हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो रिलीजन ये वर्ड यूज कर रहे हैं और जिस सेंस में ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये नैरो सेंस नहीं है, ये ब्रॉड माइंडेड सेंस में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं किया कि हिंदुइज्म की बात करें, इस्लाम की बात करें। रिलीजन, मोरल वैल्यू, यहाँ पे जो टर्म है रिलीजन, यहाँ किसकी बात कर रहा है? मोरल वैल्यू की बात कर रहा है। What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism and Islam, but moral values that form all religions. He believed that politics must be guided by ethics and values drawn for any religion. यानी राजनीति में भी हमें क्या चाहिए? मोरल वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ रहा मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स। जो कम्युनल राइट्स के ज्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं इन आवर कंट्री
आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी जो कम्युनल राइट्स है, ठीक है, उनमें जो लोग ज्यादा पीड़ित होंगे वो मेनली किस कम्युनिटी के होते हैं? माइनॉरिटी के। वुमेन मूवमेंट्स हैव आर्ग्यूड दैट family laws of all religions discriminate against women, so they have demanded that the government should change these laws to make them more equal। तो यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि पूरी कंट्री के सभी सिटीजन्स के लिए सेम टाइप के यहाँ पे लॉ चाहिए। जैसे फैमिली लॉ की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, तो रिलीजन वाइज यहाँ पे एक्ट अब बनाए हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है इसके रिगार्डिंग। और जो ये कानून है, चाहे वो फैमिली लॉ में अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी फीमेल को उतने तवज्जो नहीं दी गई, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जितना मेल को दिया गया, अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे वुमेन जो मूवमेंट्स की हम बात कर रहे थे, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे, वो भी ये आर्ग्यू कर रहा है कि फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, दैट discriminate against women, so they have demanded that the government should change these laws to make them more equal। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये फेमिनिस्ट मूवमेंट सपोर्ट कर रहा है। Sometimes political power is used to regulate the religious practice to prevent discrimination and oppression। ठीक है, कई बार जो राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर यूज की जाती है रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, ताकि डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को रोका जा सके। सिक्स्थ सब हेडिंग यहाँ पर आ रही है फैमिली लॉज। Those laws that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. In our country different family laws apply to different religions। ये पहले बता दिया कि धर्म के हिसाब से यहाँ पे फैमिली लॉ को बनाया गया। सेवेंथ सब हेडिंग यहाँ पे कम्युनलिज्म, ठीक है, सांप्रदायिकता जिसको हम बोलते हैं। When people of a country think themselves to be superior and different from other communities and place their interest above the interest of their nations, such a feeling is called communalism। ये डेफिनेशन दी जा रही है यहाँ पे। कम्युनलिज्म एक्चुअल में है क्या, सांप्रदायिकता एक्चुअल में है क्या? व्हेन पीपल ऑफ ए कंट्री, जब एक देश के नागरिक अपने आप को देश से ऊपर मानना शुरू कर देते हैं, देश में रह रही दूसरी कम्युनिटी के लोगों से अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके बेनिफिट के लिए हैं, ठीक है, उसके लिए वो देश को दांव पे लगाना चाहते हैं, तो ऐसी फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। व्हेन पीपल ऑफ ए कंट्री थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर, कि अपने आप को वो सुपीरियर मानना चाह रहे हैं, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटी एंड प्लेस देयर इंटरेस्ट अबव द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, यानी देश से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं, तो अब इस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। एट्थ सब हेडिंग जो है मेन फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community। जो कम्युनलिज्म है, ठीक है, इसके मेन फीचर क्या है? इसमें जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो कहता है कि जो सोसाइटी है वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, ठीक है। सेकेंड, द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी एज देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम। दूसरा कह रहा, एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग होने चाहिए एज देयर फंडामेंटल, जो उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो वहां पर क्या है? कॉमन। थर्ड, इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। यानी रिलीजियस ग्राउंड पे नेशन को ये डिवाइड करने की कोशिश करने वाली मेंटालिटी है। In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation। यानी आपने रिलीजियस ग्राउंड पे एक कंट्री का, एक नेशन का डिसइंटीग्रेशन, उसकी इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं, यानी आप राष्ट्र को मजबूत नहीं कर रहे, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनलिज्म कंसेप्ट है, ये नेशन की इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, नाइन्थ जो सब हेडिंग है, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन करते हैं इसको हम। फर्स्ट जैसे फॉर्म आ रहा, बिलीफ एंड प्रैक्टिस। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रीजुडिसेज, ठीक है, जो धार्मिक पूर्वाग्रह है कि भाई उस धर्म के जो लोग हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, उनकी सोच ऐसी है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स, जो एक रूढ़िवादिता सोच हम पैदा कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस
कम्युनिटीज हैं बिलीव इन सुपीरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन्स, यानी हम रिलीजियस ग्राउंड पे किसी दूसरे को इंफीरियर मानना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड इसमें आ रहा है सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स। ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर रिलीजन से फॉलो करने वाले, बिलोंग करने वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो अपना एक पॉलिटिकल सेक्शन बनाने की ओर जाते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर नेशन के ऊपर क्या करें, कंट्रोल, और जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स हैं उनको हम इंफीरियर शो करें और अल्टीमेटली उनको हम कंट्रोल करें। फॉर दीज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। अल्टीमेटली कंसेप्ट वही श्रीलंका वाला यहां पर आ जाएगा, मेजोरिटेरियनिज्म, यानी जो डोमिनेंट कम्युनिटी होगी वो गवर्न करेगा और जो माइनॉरिटी में होगी उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन होगा। फॉर दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक फॉर्म ऑफ ए डिजायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, एग्जांपल मुस्लिम लीग। जो माइनॉरिटी वाले होंगे वो डोमिनेंट वालों से सेपरेट होने की सोचेंगे और अल्टीमेटली वो सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट भी बनाएंगे, जैसे एग्जांपल यहां पर दिया था मुस्लिम लीग, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमें देखने को मिला आफ्टर बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 9th सब हेडिंग में ही आगे टॉपिक है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल्स, पवित्र जो निशान है उनको यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के लिए। रिलीजियस लीडर्स एंड इमोशनल अपील्स, इमोशनल स्पीच दी जाती है पर्टिकुलर पार्टी के लिए कि ये पर्टिकुलर पार्टी हमारे फेवर में है, ये पर्टिकुलर पार्टी हमारे अगेंस्ट है। तो रिलीजियस ग्राउंड्स पे यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर ये रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट वोट को एक पर्टिकुलर साइड में, एक पर्टिकुलर पार्टी को ही दिलवाने के लिए यहाँ पे इमोशनल स्पीच अपील यूज की जाती है। और उनके जो पॉलिटिकल जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी एक तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो कम्युनिज्म है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन को ही लीड कर रहा है। कम्युनल राइट्स की अगर बात करते हैं, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म, और जो सबसे अगली फॉर्म इसका कम्युनल वायलेंस, दंगे हैं, सांप्रदायिक दंगे जिसको बोलते हैं, रॉयट्स हैं, ठीक है, एंड मैसेक्र हैं, ठीक है, मीन्स हत्याकांड, जैसे जलियांवाला बाग का कंसेप्ट हम देखते हैं, मैसेक्र हैं रिलीजियस ग्राउंड पे। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और सबसे बड़ा जो कम्युनल राइट्स हुआ था वो पार्टीशन के टाइम हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्मेशन के दौरान। लास्ट अभी हम बात कर रहे हैं 10th सब हेडिंग के इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? इट लीड्स टू सोशल टेंशन, समाज में टेंशन होगी, ठीक है, वहां पे कोई हैप्पीनेस आने वाली नहीं है, ठीक है, खुशनुमा माहौल बनने वाला नहीं है कम्युनलिज्म से। डिस्ट्रस्ट होगा, ठीक है, अविश्वास की भावना पैदा होगी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एक कम्युनिटी वाले दूसरे रिलीजियस फॉलोअर्स पर विश्वास नहीं करेंगे। सस्पिशन, संदेह पैदा होगा सोसाइटी में, एंड फियर इन द सोसाइटी, और डर पैदा होगा, डर का, संदेह का, अविश्वास का, ठीक है, तनाव का माहौल समाज में बनेगा। ये कम्युनलिज्म का इंपैक्ट है। सेकेंड, इट लीड्स टू कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन, राष्ट्र का बंटवारा हो सकता है, टुकड़े हो सकते हैं। इट ऑल्सो हैम्पर्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री एंड क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी इन कंट्री, जो आर्थिक ग्रोथ है, वृद्धि है, ठीक है, उसमें ये बाधा उत्पन्न करता है और कंट्री में अस्थिरता लाता है। इट लीड्स टू टेररिज्म, और अल्टीमेटली ये आतंकवाद को लीड करता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे सब हेडिंग्स 11 to 20।